हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने एक बीक्यू सीरीज़ का आईसी स्टार्ट किया था और उसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अब इसका आगे का जो और लास्ट पार्ट जो है वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया था कि कुछ चीज़ों के बारे में जो लोग का क्वेश्चन था तो उसको पहले मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक किसी ने कमेंट करके पूछा था कि पुल अप और पुल डाउन सर्किट क्या होती है। तो उसके लिए थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं पहले कि पुल अप और पुल डाउन सर्किट एक्चुअल में होती क्या है। तो सपोज यहाँ पे एक 1.8 वोल्टेज का एक लाइन दिया गया है एक रजिस्टर के थ्रू और ये लाइन जा रही है आईसी में, यानी कि अगर ऐसे देखा जाए तो ये लाइन के ऊपर पहले कोई वोल्टेज नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर लगा के एक ऊपर से लाइन दी गई है 1.8 वोल्टेज की। तो इस तरह की कंडीशन को पुल अप बोला जाता है, यानी कि जो लाइन पे कोई भी वोल्टेज नहीं था वहाँ पे 1.8 वोल्टेज दिया गया और इसको पुल अप किया गया। उसी तरह के आपको पुल डाउन की एक लाइन देखने को मिलेगी जहाँ पे आईसी में एक लाइन जा रही थी जो कि 1.8 वोल्टेज वाली लाइन थी और उसके अंदर एक रजिस्टर लगाया गया जो कि एक हैवी वैल्यू का रजिस्टर होता है और इस रजिस्टर को यहाँ पे ग्राउंड किया गया ताकि इसमें से कुछ वोल्टेज ग्राउंड करा दिया जाए, तो इसको पुल डाउन किया कहा जाता है। अब ये पुल अप और पुल डाउन होता क्या है, और ये तो जनरल मैंने एक आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरह से पुल अप और पुल डाउन होता है, लेकिन पुल अप और पुल डाउन करने की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। जनरली एनालॉग सर्किट के अंदर इस तरह का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे डिजिटल सर्किट की बात होती है तो वहाँ पे आपको पुल अप और पुल डाउन सर्किट जो है वो अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगी, जो कि एक कंट्रोलिंग सिग्नल के रूप में होती है। अब वो किस तरह से काम करती है और क्या उसके अंदर होता है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो जनरली जो भी डिजिटल सिग्नल होते हैं उसे लॉजिक लेवलों में नापा जाता है, यानी कि एक आईसी जो होती है वो दो ही भाषा समझती है, एक होती है लॉजिक लो और दूसरा एक होता है लॉजिक हाई, यानी कि उसको तीसरी कोई लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, लॉजिक हाई या लॉजिक लो। अब ये लॉजिक लो और लॉजिक हाई क्या है उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो ये अलग अलग लॉजिक फैमिली की अलग अलग कैलकुलेशन होती है, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको जो सिंपल कैलकुलेशन है वो समझाता हूँ कि जहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज है, यानी कि जहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो उसको बोला जाएगा लॉजिक लो। अगर आप मेरा कर्सर देख रहे हो तो ये लाइन जो है ये लॉजिक लो है, यहाँ पे ज़ीरो वोल्टेज है, और अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कोई वोल्टेज है जिसकी वजह से ये लॉजिक हाई है। तो यानी कि ये हो गया 0101। तो हमारी आईसी जो है वो यहाँ पे 0101 की लैंग्वेज को समझता है। अब वोल्टेज इसके अंदर किस तरह से काम करता है उसको भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आईसी के दिमाग में सिर्फ दो ही पिक्चर है, या तो 0 या तो 1। 0 का मतलब लॉजिक हाई और 1 का मतलब लॉजिक हाई, लॉजिक लो और लॉजिक हाई। तो ये लॉजिक लो और लॉजिक हाई ये किस तरह से होता है इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो लॉजिक फैमिली का अलग अलग रूल्स होता है। एक एग्जाम्पल के रूप पे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सपोज यहाँ पे जो 5 वोल्टेज का एक वोल्टेज लेवल है, अगर हम किसी सिग्नल को देखें कि यहाँ पे 0 से 0.8 तक का अगर सप्लाई दिया गया है, यानी कि 0 से 0.8 तक का वोल्टेज अगर है तो उसको हम बोलेंगे लॉजिक लो, यानी कि लॉजिक 0। अगर यहाँ पे 0.8 से लेकर 2 वोल्टेज तक का लेवल जो है वो ना लॉजिक लो में आता है, यानी कि ना लॉजिक 0 में आता है ना लॉजिक 1 में आता है, तो इस जो स्टेटस है उसको बोला जाता है अनआइडेंटिफाइड स्टेटस। तो ये ऐसी वोल्टेज है कि जिसको हमारी आईसी जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, यानी कि अनडिफाइंड स्टेट जिसको बोला जाता है। यानी कि 0 से 0.8 तक का वोल्टेज है तो वो लॉजिक 0 है। 8 वोल्टेज से 2 वोल्टेज तक की सप्लाई है वो इसके लिए कोई मायना नहीं रखती है, क्योंकि वो लॉजिक लो भी नहीं है लॉजिक हाई भी नहीं है। लॉजिक 1 कहाँ क्या है, तो 2 वोल्टेज से ऊपर हो और 5 वोल्टेज तक का सप्लाई हो तो इसको बोला जाता है लॉजिक 1। तो ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो है मैंने बताई है, अलग अलग वोल्टेज लेवल पे ये कैलकुलेशन अलग होती है। जैसे अगर हम सपोज यहाँ पे 5 वोल्टेज है, अगर हम 1.8 वोल्टेज की हम बात करें तो वो तकरीबन 2 वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे 0 से लेकर 0.123 तक का जो है वो लॉजिक 0 गिना जाएगा, और 0.3 से ऊपर और 0.9 तक या 1 वोल्टेज तक की जो सप्लाई होगी वो अनआइडेंटिफाइड स्टेटस होगा, यानी अनडिफाइंड स्टेट होगा। और उसके ऊपर अगर 1 वोल्ट से ऊपर सप्लाई है तो उसको लॉजिक 1 बोला जाता है। तो ये अलग अलग लॉजिक फैमिली का अलग अलग रूल्स होता है, लेकिन कहने का मतलब कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो या तो लॉजिक लो होते हैं या तो लॉजिक
हाई होते हैं। अब हमको लॉजिक लो और लॉजिक हाई कराना क्यों पड़ता है, उसको हम समझ लेते हैं कि सपोज ये हमारी आईसी है, उसके ऊपर हमने एक सप्लाई दी है। अभी सपोज यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये आईसी समझ रही है कि ये लॉजिक लो है, तो ये लॉजिक लो पे ही काम करेगी। और ये आईसी की जो ये लाइन है वो कहीं भी सीपीयू के साथ या कहीं भी जुड़ी होती है। ज़्यादातर मोबाइल की बात करें हम तो ये लाइन जो है सीपीयू तक जाती है। अब इसके ऊपर एक 1.8 वोल्टेज का सर्किट लगाया गया, यानी कि 1.8 वोल्टेज दिया गया एक रजिस्टर लगा के, और ये रजिस्टर आपका 1K से लेकर 10K तक का हो सकता है। अभी जो यहाँ पे 0 वोल्टेज था वो पुल अप हो गया, पुल अप होकर ये 1.8 वोल्टेज जो है सप्लाई यहाँ पे आ गई, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है तो करंट लेवल यहाँ पे बहुत ही लो होगा। 1.8 वोल्टेज को भी यहाँ पे इसका जो एम्पियर है उसको डाउन किया जाता है, सिर्फ यहाँ पे 1.8 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। और ये जो वाली सप्लाई है वो सीपीयू के अंदर जा रही है सब। तो जब यहाँ पे 1.8 मिल रहा है तो सीपीयू जो है वो लॉजिक हाई उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि ये आईसी भी लॉजिक हाई कर रही है। और जब सीपीयू को ये सिग्नल बंद कराना होगा तो ये वाली जो पिन है उसको सीपीयू अपने अंदर से ग्राउंड कराएगा। जब ये ग्राउंड कराएगा तो ये 1.8 वोल्टेज जो यहाँ से आया है वो यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, और ये जब ग्राउंड हो जाएगा तो वापस लॉजिक लो हो जाएगा। तो आईसी के लिए लॉजिक लो लॉजिक हाई बनाने का काम एक्चुअल में सीपीयू करता है। यहाँ पे तो हमने सिर्फ लॉजिक लो का हाई किया है, लेकिन उसको कंट्रोलिंग करने का जो काम होता है वो सीपीयू करता है। यानी कि अगर सपोज ये कोई सिग्नल ऐसा है कि जो कि चालू बंद करवाता है, सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये एक INT सिग्नल है जो आपकी डिस्प्ले की लाइट को चालू कराता है, तो अभी जब यहाँ पे लॉजिक 1.8 आ रहा है, यानी कि लॉजिक हाई है, यहाँ पे लॉजिक 1 है, तो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले बंद है। तो सीपीयू जब इसको ग्राउंड कराएगा तो यहाँ पे लॉजिक लो हो जाएगा, तो ये आईसी जो है वो समझ जाएगी कि मुझे यहाँ से लाइट के वोल्टेज जो है वो रिलीज करना है। तो इस तरह से ये लॉजिक हाई और लॉजिक लो के फॉर्मूला से ये आईसी जो है वो समझती है और उस हिसाब से वो कंट्रोलिंग करती है, यानी कि इसको चालू बंद करवाने के लिए ये सिग्नल दिया जाता है जिसको कंट्रोलिंग सिग्नल बोला जाता है। सेम उसी तरह से पुल डाउन सर्किट होती है तो उसमें भी वैसा ही होता है, मतलब इससे बिल्कुल उल्टा। यानी कि यहाँ पे जो लाइन है वो ऑलरेडी 1.8 वोल्टेज वाली है, यानी कि यहाँ पे करंट कंडीशन के अंदर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है जिसके अंदर एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया है। यानी कि ये कुछ एम्पियर यहाँ से ग्राउंड करेगी, लेकिन पूरी तरह से ये लाइन आपको शॉर्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ रजिस्टर रखे जाते हैं जो कि 10 किलो के ऊपर के होते हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर आपको हाई वैल्यू के रजिस्टर यानी 50 किलो 100 किलो इस तरह के जो रजिस्टर है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और ये रजिस्टर जो है इस लाइन को लॉजिक हाई में से लॉजिक लो बना के रखते हैं, और जब सीपीयू को ज़रूरत पड़ती है तब इसको वापस से लॉजिक हाई कराता है। इस तरह से ये आईसी जो है उसका कंट्रोलिंग सिग्नल को लेती है। तो इस तरह से पुल अप और पुल डाउन जो है वो काम करता है डिजिटल सर्किट के अंदर। अभी दूसरी एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जनरली जो हम लोग ने बोला कि भाई जैसे कोई भी चार्जिंग आईसी होती है उसके अंदर एक बक कन्वर्टर लगाया जाता है, तो ये बक कन्वर्टर जो है वो किस तरह से काम करता है उसको समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि जो फास्ट चार्जर हम लगाते हैं वहाँ पे हमने कई बार देखा है कि 9 वोल्टेज और 2 एम्पियर या 3 एम्पियर से हमारा मोबाइल चार्ज होता है, तो हम दे रहे हैं 5 वोल्टेज, यानी कि चार्जर का 5 वोल्टेज हम इन कर रहे हैं, तो उसको बक कन्वर्टर के द्वारा उसको हाई एम्पियर की साइकिलें बनाई जाती है जिसको बक कन्वर्टर बोला जाता है। तो ये बक कन्वर्टर कैसे काम करता है उसको समझ लेते हैं। तो बक कन्वर्टर के अंदर क्या होता है कि बक कन्वर्टर के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 मॉसफेट लगे होते हैं। अभी उसके अंदर हम देखें तो दोनों मॉसफेट अलग अलग है, कैसे है उसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका जो आउटपुट निकलेगा वो सोर्स से निकलेगा, क्योंकि मॉसफेट को जब भी हम सप्लाई देते हैं तो वो ड्रेन से सोर्स की तरफ जाती है, यानी कि ड्रेन से वोल्टेज आएगा और सोर्स से निकलेगा। यहाँ से ये ड्रेन से जाएगा और ये सोर्स से निकलेगा। तो ये मॉसफेट का रूल्स है। जिसने नहीं देखा है तो ये जो हमारा मॉसफेट वाला वीडियो है वो प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके आप देख लेना, उसके अंदर ऑलरेडी ये मैंने समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं इसका, क्योंकि यहाँ पे बक कन्वर्टर का काम थोड़ा अलग हो जाता है तो वो कैसे काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसके ऊपर हमने एक V बस का सप्लाई दिया और दूसरा उसका जो सिरा है उसको कर दिया हमने ग्राउंड, यानी कि इस ड्रेन पे हमने पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये डायोड का नेगेटिव सिरा। तो ये हो गया N चैनल मॉसफेट, और N चैनल जो मॉसफेट होता है वो पॉजिटिव से ऑपरेट होता है, यानी कि यहाँ पे अगर प्लस वोल्टेज हम देंगे तो ये ऑपरेट होगा, यानी कि ये ऑन होगा। और ये वाला जो है इसका ड्रेन जुड़ा है ग्राउंड के साथ, यानी कि इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे जब जाके ये ऑपरेट होगा। यानी कि दोनों को अलग अलग सप्लाई यहाँ पे, सॉरी इसको नेगेटिव सप्लाई देंगे तब ये ऑपरेट होगा। ये वाला पॉजिटिव सप्लाई से होगा क्योंकि ये N चैनल है और ये वाला P चैनल है,
तो ये कैसे ऑपरेट होगा, नेगेटिव सप्लाई से। तो ये दोनों को अगर पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई हमें देनी है तो यहाँ पे हमें PWM सिग्नल देना पड़ेगा, जो कि आईसी के अंदर एक कंट्रोलर लगा होता है और उस कंट्रोलर को बोला जाता है कन्वर्टर कंट्रोलर। और इस कन्वर्टर कंट्रोलर के अंदर से यहाँ से एक PWM सिग्नल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे PWM सिग्नल दिया है तो यहाँ पे हम देखें तो पहला जो है हमारा वो लॉजिक हाई है, यानी कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज है, यानी कि यहाँ पे हमें इस मॉसफेट को यानी कि ये जो N चैनल का मॉसफेट है उसको रन कराने के लिए हमें कोई ना कोई पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे देनी पड़ेगी। जब यहाँ पे हम एक पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो यहाँ से एक बड़ा स्पाइक बनेगा। अगर ये चीज़ आपको ज़्यादा डीप में समझनी है तो मैंने जो ट्रांजिस्टर का वीडियो रखा हुआ है उसको एक बार आप देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट को ऑन करते हैं, यानी कि स्विच को जब ऑन करते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइक बनता है, यानी कि बहुत सारे एम्पियर मिल के आ जाते हैं, यानी कि इस तरह से एक स्पाइक बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे जो पल्स विड्थ मॉड्यूल दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो PWM सिग्नल दिया जाएगा, यहाँ पे हमने पहले कौन सा दिया था, पॉजिटिव। उस टाइम पे यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल आएगा, यानी कि एक कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, समझ लीजिए 0 वोल्टेज है। तो ये ग्राउंड से सप्लाई लेगा और यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक बनाएगा। इसको बोला जाता है स्विचिंग सप्लाई। यानी कि इस तरह से ये जो पल्स विड्थ मॉड्यूल जो होती है, ये जो होती है ये बहुत ही स्पीडी होती है, यानी कि बहुत ही इसका स्पीड जो होता है वो फास्ट होता है। और इसको आप ऑसिलोस्कोप से अगर आप चेक करना चाहो DSO से, तो आप चार्जिंग आईसी के बाहर जो बक कोयल है हमारी, उससे पहले जो सप्लाई बनेगी उसको आप चेक कर लेना, तो ये यही फॉर्म के अंदर आपको दिखेगी। यानी कि एक जो फ्लैट सप्लाई होती है DC की, उसको यहाँ कन्वर्ट करके स्विचिंग सप्लाई बनाई जाती है, जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरह से ये साइकिल यहाँ पे बनाई जाती है। और यही वाली साइकिलों को उसके अंदर एक लगा होता है डायोड, जो कि आईसी के अंदर ही लगा रहता है, जो यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल्स को ग्राउंड करता है और सिर्फ पॉजिटिव सिग्नल को आगे देता है। और इसके अंदर पॉजिटिव की जो भी साइकिलें होती है वो भी आपको जो है बूस्टर कॉइल के अंदर क्लियर हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो है मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बता चुका हूँ कि जब AC पल्स दिए जाएंगे तो कौन कौन सा कंपोनेंट कैसा रिएक्शन करेगा, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक इलेक्ट्रॉन में बता चुका हूँ। तो जिसने नहीं देखा है वो देख लेना, तो समझ में आ जाएगा कि ये अंदर का सर्किट जो है, यानी कि आईसी के अंदर जो ये है ये सर्किट लगी रहती है और इस तरह से ये स्विचिंग सप्लाई जो है ये बाहर निकालती है। अब कल का जो हमने वीडियो देखा था उसके अंदर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि मैं इसको अलग पेज पे आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमको कहाँ पे देखना था। तो ये वाला आईसी है और इस आईसी के अंदर मैंने आपको जो दिखाया था वो एक्चुअल में थर्मल सर्किट थी और इसमें मैंने बताया था कि मैं अलग से पेज बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो है हमने दिया था एक वीबेट का सप्लाई, जो मैंने बोला था कि ये डायरेक्ट बैटरी से सप्लाई आता है और जब हम चार्जर लगाते हैं तब भी ये सप्लाई बनती है। और ये सप्लाई बनने के बाद यहाँ से VDD मीटर एक 1.85 वोल्टेज का सप्लाई जो है वो निकलता है और ये सप्लाई जो है वो यहीं पे कहीं आता था, यहाँ पे ये मीटर VDD यहाँ पे आता है और ये लाइन जो है ये जाती है यहाँ पे B1 नंबर की पिन पे, जहाँ पे बिन लिखा हुआ है। उसके अंदर एक रजिस्टर रखा है जो कि नो कनेक्शन है और एक रजिस्टर रखा है जो कि 0 ohms का है। और इसकी जो मैंने सर्किट है वो मैं आपको बनाने को बोला था, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो आईसी मैंने ऑलरेडी बना ली है। अब यहाँ से हमारा B3 नंबर से जो हमारा सप्लाई निकलेगा वो कैसे निकलेगा उसको हम समझ लेते हैं। तो B3 नंबर से हमारा जो है VDD मीटर वाला सप्लाई जो है वो निकला, उसके अंदर एक लगा है रजिस्टर जो कि 10 किलो ohms का है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम देखें तो ये वाला रजिस्टर, ये वाला जो है सप्लाई मीटर VDD वो यहाँ से निकला, वो यहाँ पे आया और यहाँ पे देखिए 10 किलो का रजिस्टर लगा हुआ है और फिर ये सप्लाई जो है वो आईसी के अंदर जाती है। तो ये सप्लाई को हम बना लेते हैं, वो आईसी में ही वापस जाती है B1 नंबर की पिन पे जहाँ पे लिखा हुआ है बिन। तो ये B1 नंबर की पिन पे यहाँ पे बिन में एंटर हो गया। अब ये सप्लाई जो आईसी में से निकल रही है वो सप्लाई के अंदर एक लगा हुआ है 0 ohms का रजिस्टर। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक 0 ohms का रजिस्टर और 0 ohms के रजिस्टर के बाद आगे की सप्लाई कहाँ जाती है हम देख लेते हैं। ये मैंने हालांकि कल दिखाया था लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न लगी मुझे, तो मैंने सोचा दोबारा दिखा दूँ ताकि जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये लाइन जो निकल रही है बैटरी थर्मल पे जा रही है और ये बैटरी थर्मल की लाइन कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे है। इसके अंदर एक लगा है कैपेसिटर NC है, दूसरा एक लगा है डायोड जो कि TVS डायोड है और फिर ये लाइन जो है एक TP में गई है और ये लाइन गई है सीधी हमारे बैटरी कनेक्टर के ऊपर। तो हम बना लेते हैं। तो यहाँ से हमने एक बना लिया डायोड और इसके ऊपर ये बैटरी थर्मल की जो लाइन है ये डायरेक्ट गई कहाँ पे, बैटरी के अंदर। और बैटरी का एक सिरा जो है ग्राउंड है,
अभी यहाँ पे हमने 185 वोल्टेज निकला हुआ है, 1.85 वोल्टेज। जो वोल्टेज इस 10 किलो ओम्स के रजिस्टर में से होके जाएगी, 0 ओम्स के रजिस्टर में से होके जाएगी, और ये लाइन जाएगी बैटरी पर जब हमने चार्जर लगाया है तब। तो यहाँ पे 185 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा जब चार्जर लगा होगा, बैटरी लगी होगी नहीं। तो इस पिन पे, B1 की पिन पे जब 1.85 वोल्टेज लेगा ये आईसी, तो ऐसा समझेगा कि बैटरी लगी हुई नहीं है। लेकिन जब आप बैटरी लगाते हो तो यानी कि बैटरी के अंदर जो भी एक 10 किलो का रजिस्टर लगा है, जिसकी वजह से एक डिवाइडर सर्किट फॉर्मूला बनेगी। और ये कैसे बनेगी, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, ये 1.8 वोल्टेज की लाइन है, उसमें लगा एक रजिस्टर जो कि 10 किलो का है, उसके अंदर दूसरा एक रजिस्टर लगा जो बैटरी वाला है। बैटरी लगने के बाद तो ये बन गया हमारा डिवाइडर सर्किट, ये हो गया R1, ये हो गया R2, और यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी आउटपुट में वो हमारा होगा आउटपुट, जो कि 0.9 वोल्टेज समथिंग हमें मिलेगा। तो ये सर्किट जो है मैंने समझाने का आपको वादा किया था, तो मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब आज का टॉपिक जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूँ वापस उस आईसी पे, और यहाँ से हम आ गए ये वाली आईसी पे। इस आईसी की सारी पिन आउट जो है वो हमने समझ ली थी, और यहाँ पे हम आए थे एक्चुअल में वी चार्ज से, क्योंकि वी चार्ज की जो लाइन है वो यहाँ से आई थी। इसको हम बैक करते हैं, ये कहाँ से आई थी, ये वाली आईसी के अंदर से, जो कि हमारी मेन आईसी है BQ 25601। और BQ 25601 के अंदर हम अब तक क्या क्या समझे हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में मैं समझा देता हूँ। यहाँ से हमारा USB जो इन हुआ, यानी कि V बस जो है हमारा 5 वोल्टेज वो इन हुआ। यहाँ पे स्विचिंग सप्लाई के अंदर सबसे पहले हमारा बना था PMID, और PMID के बाद हमने ये स्विचिंग सप्लाई समझी थी, और ये सप्लाई बन के यहाँ से देखिए यहाँ पे बक कॉइल लगी हुई है, और यहाँ पे ये स्विचिंग सप्लाई जो अभी मैंने आपको समझाया वो स्विचिंग सप्लाई यहाँ से निकलेगी, और यहाँ पे लगे होते हैं मॉसफेट, और मॉसफेट में से होकर ये सप्लाई जाती है VPH पावर पे, और जो कि पूरे फ़ोन के लोड पे जाएगी। उसी में से एक सप्लाई वापस आएगी सिस्टम वोल्टेज बन के, जो कि हमारी बैटरी को चार्ज कराने के लिए यहाँ से निकलेगी। और ये वी चार्ज की लाइन जो है वो गई थी फ्यूल गेज आईसी के अंदर, जो हमने देख लिया। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो हमने समझ ली। अब हम क्या समझते हैं कि इसके आगे का जो सर्किट है वो कैसे काम करेगा। तो जब हम चार्जर को इनपुट करते हैं, यानी कि 5 वोल्टेज जब हमारा इनपुट होता है, तो सबसे पहली जो सप्लाई बनती है वो सप्लाई बनती है REGN की, जो कि ये एक सप्लाई है REGN की। और ये REGN की सप्लाई जो है, इसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पे ये REGN लिखा हुआ है, और ये सप्लाई कहाँ जाती है हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पे ही जा रही है, देखिए इसी आईसी के अंदर, यहाँ से ये आउटपुट हुई है और इसी आईसी के अंदर जा रही है। बीच में एक लगा हुआ है 10 किलो ओम्स का रजिस्टर, एक लाइन यहाँ से ली गई है, लेकिन यहाँ पे कोई रजिस्टर लगा हुआ नहीं है, ये NC है, तो इसको कोई हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइन जो है सीधा सीधा एक 10 किलो ओम्स के रजिस्टर में से होके ये लाइन जा रही है इस आईसी की 2 नंबर की पिन पे, जहाँ पे लिखा है PSEL। तो ये PSEL क्या है उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक आईसी, और इस आईसी पे हमने देखा कि REGN वाला सप्लाई जो है हमारा कहाँ से निकला था, यहाँ से, यानी कि ये 22 नंबर की पिन से निकला था, और ये 2 नंबर की पिन में गया, बीच में लगा हुआ है एक रजिस्टर। तो इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ से ये 22 नंबर के पिन से हमारा REGN सप्लाई निकला, जिसके अंदर एक लगा हुआ है कैपेसिटर और एक लगा हुआ है वहाँ पे रजिस्टर, जो कि 10 किलो ओम्स का है। और फिर ये लाइन जो है वो 2 नंबर के पिन पे चली गई, जहाँ पे लिखा हुआ है PSEL। तो PSEL का मतलब है पावर सोर्स सिलेक्शन। और ये पावर सोर्स सिलेक्शन जो है वो क्या काम करता है उसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो हमारी आईसी है, यानी कि BQ 25601 जो आईसी है, वो एक फास्ट चार्जर आईसी है। जब हम इसके अंदर चार्जर हम लगाते हैं तो हमारे चार्जर का जो सप्लाई होता है वो 5 वोल्टेज तकरीबन का सप्लाई होता है। उस सप्लाई को वो सेंस करता है, यानी कि इसी में से ये सप्लाई दी जाती है। और इस वाली लाइन पे, यानी कि जो REGN लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 4.7 वोल्टेज तकरीबन देखने को मिलेगा। और ये सप्लाई जो है ये जाएगी आपकी 2 नंबर के पिन पे, जहाँ पे लिखा हुआ है PSEL, मतलब पावर सोर्स सिलेक्शन। तो ये पावर सोर्स सिलेक्शन की लाइन जो है ये इस आपके USB चार्जर में से जो ये आई हुई लाइन है, ये REGN वाली जो लाइन है वो एक्चुअल में आपकी USB चार्जर वाली लाइन है। उसी लाइन में से ये लाइन ली गई है, यानी कि ये आपके चार्जर को सेंस करता है, आपके चार्जर की कैपेसिटी देखता है और उसके मुताबिक आपका आउटपुट बनाता है। यानी कि ये जो स्विचिंग सप्लाई है, इसको आउटपुट बनाने के लिए ये P सिलेक्ट मिलना जरूरी है, यानी कि जिसको बोला जाता है पावर सोर्स सिलेक्शन। और ये पावर सोर्स सिलेक्शन जो है ये आपकी बैटरी को 2.4 एम्पियर तक चार्ज करा सकता है, यानी कि इसका जो आउटपुट निकलेगा वो 2.4 वोल्टेज एम्पियर तक ये आपका आउटपुट बना सकता है। और अगर ये P सिलेक्ट की जो लाइन है ये ओपन हो जाती है या इसका रजिस्टर की वैल्यू में चेंज हो जाता है, तो आपका जो फ़ोन है वो 0.56 एम्पियर से ही चार्जिंग लेगा,
क्योंकि इसका जो चार्जिंग होता है ये 500 मिली एम्पियर से स्टार्ट होता है, यानी कि हाफ एम्पियर से, और ये 2.4 एम्पियर तक का आउटपुट बना सकता है ये आईसी। लेकिन कब बनाएगा? जब ये पावर सोर्स सिलेक्शन जो है उसका काम करेगा। तो अगर ये पिन इसकी काम नहीं करेगी तो आपका फ़ोन जो है वो स्लो चार्जिंग या फेक चार्जिंग मोड में चला जाएगा, यानी कि 0.56 वोल्टेज लेगा और उतने ही एम्पियर से ये चार्ज करेगा। 0.56 एम्पियर का मतलब होता है हाफ एम्पियर, तो ये हाफ एम्पियर से ही चार्ज करेगा, इससे ज़्यादा से चार्ज करेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि ये REGN जो है वो कहीं और जा रही है या नहीं जा रही है, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट। तो ये REGN जो है वो यहाँ पे भी आ रही है, जो कि इसी आईसी के अंदर है, यही वाली आईसी है BQ25601, और यहाँ पे ये आईसी आ रही, ये लाइन जो है ये आ रही है इस आईसी के अंदर, और इसके अंदर एक लगा हुआ है 10 किलो ओम्स का रजिस्टर, और ये 10 किलो ओम्स का जो रजिस्टर दूसरा लगा हुआ है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी देखिए 10 किलो ओम्स लिखा हुआ है। तो ये दो रजिस्टर की यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बनाई गई है, क्योंकि एक रजिस्टर ये हो गया जहाँ पे हमारा सप्लाई आया वो हमारा बन गया R1, और ये वाला जो ग्राउंड किया है ये बन गया R2, और दोनों के बीच में से जो लाइन निकली वो लाइन गई है यहाँ पे TS में। तो इस आईसी के अंदर TS यानी कि थर्मल सेंसिंग के लिए ये लाइन दी गई है, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन के अंदर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो BQ सीरीज़ की जो आईसी है इसके अंदर साथ साथ यहाँ पे फ्यूल गेज आईसी भी यूज़ की गई है, और फ्यूल गेज के अंदर इसका थर्मल सेंसिंग का यूज़ ऑलरेडी किया गया है। लेकिन कई सारे सेट ऐसे हैं कि जिसमें सिर्फ BQ आपको मिलेगा लेकिन आपको फ्यूल गेज मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे इसका थर्मल सेंसिंग होता है और ये थर्मल सेंसिंग भी करता है। और इस आईसी के अंदर नीचे आप देखोगे तो एक थर्मल पैड लगा रहता है, और ये इसका भी थर्मल सेंसिंग करता है इस आईसी का। तो यहाँ पे 1.8 वोल्टेज का जो 5 वोल्टेज का जो सप्लाई है वो हमारा आएगा, क्योंकि हमने देखा REGN का सप्लाई कितना बनेगा 4.7, यानी कि तकरीबन 5 वोल्टेज समथिंग। ये 5 वोल्टेज यहाँ से आएगा, और इस आईसी के अंदर दो रजिस्टर लगे हैं जो कि एक डिवाइडर सर्किट बनी है, यानी कि हाफ वोल्टेज बन जाएगा यहाँ पे। तो ये तकरीबन 2.5 वोल्टेज इस TS की पिन पे आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सप्लाई अगर यहाँ पे 2.5 वोल्टेज नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आपकी डिवाइडर सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ऐसी कंडीशन में ये सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलेगी, और अगर ये सप्लाई आप यहाँ नहीं मिलेगी तो आपको चार्जिंग का कोई ना कोई एरर शो करेगा। तो ये थर्मल सेंसिंग की एक लाइन है जो कि REGN का सप्लाई ही वहाँ पे दिया गया है, तो उसको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पावर सोर्स सिलेक्शन। उसके बाद उसी में से एक लाइन वापस गई है जिसके अंदर एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 10 किलो ओम्स का है, दूसरा एक रजिस्टर हमने कर दिया ग्राउंड, और उसको दे दिया हमने 11 नंबर के पिन पे जहाँ पे लिखा हुआ है TS यानी कि थर्मल सेंसिंग। तो ये लाइन इतनी हमने समझ ली। अब दोस्तों जो मेन जो पिन है वो मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमने चार्जर लगा दिया, हमारा चार्जर ने पावर सोर्स सिलेक्शन भी कर लिया, यानी कि आपका जो फास्ट चार्जिंग मोड है वो एक्टिवेट हो गया, आपका थर्मल सेंसिंग भी हो गया। उसके बाद जो लाइन बनती है वो लाइन होती है PG की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है PG, तो ये PG की जो लाइन है वो 3 नंबर की है, और उसके ऊपर हम देखें तो यहाँ पे एक 0 ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है, और ये लाइन जो है यहाँ से आगे जा रही है जहाँ पे लिखा हुआ है CBL पावर N। तो ये CBL पावर N क्या है उसको हम समझ लेते हैं, और ये PG क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये CBL पावर N जो है वो कहाँ जा रहा है। तो ये यहाँ से हम इसको टिक करें तो ये यहाँ पे जा रहा है, ये आ रहा है पावर आईसी के अंदर जहाँ पे लिखा हुआ है PM8937, यानी कि ये PM8937 आईसी है जहाँ पे ये सप्लाई जा रही है, जहाँ पे लिखा है CBL पावर N। तो ये क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं, पहले बना लेते हैं, फिर बाद में इसको मैं समझा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से एक सप्लाई निकली है 3 नंबर की पिन से, जिसमें एक लगा हुआ है रजिस्टर जो कि 0 ओम्स का है, और ये सप्लाई जो है आपकी जाएगी PMI 8937 के अंदर जहाँ पे लिखा है CBL पावर N। तो ये CBL पावर N क्या है उसको हम समझ लेते हैं। मैं वापस चलता हूँ डायग्राम पे। तो दोस्तों PG का मतलब होता है पावर गुड। तो ये पावर गुड का एक सिग्नल है जिसको बोला जाता है CBL पावर। CBL पावर का मतलब होता है कंट्रोल बेसलाइन पावर, और N का मतलब होता है नेगेटिव। तो कंट्रोल बेसलाइन पावर ये नेगेटिव एक कंट्रोल है जो कि पावर आईसी को दिया जाता है। ये पावर आईसी को क्यों दिया जाता है कि जब हमारा फ़ोन स्विच ऑफ कंडीशन के अंदर होता है, यानी कि जब हमारा फ़ोन के अंदर बैटरी लगी हुई है लेकिन फ़ोन को हमने ऑन नहीं किया है, और जब हम उसके अंदर चार्जर लगाएंगे तो यहाँ से ये चार्जर की सप्लाई आएगी, और ये सप्लाई यहाँ पे जैसे ही 5 वोल्टेज की सप्लाई आएगी, ये बाकी का सारा जो काम है हो गया, पावर सोर्स सिलेक्शन, स्विचिंग सप्लाई, ये सब बाद में बनेगा। सबसे पहले ये PG का लाइन बनेगा, और PG का लाइन क्या काम करेगा कि यहाँ से जब आपका चार्जर लगेगा तो यहाँ से ये एक कंट्रोलिंग सिग्नल जो है वो पावर आईसी को मिलेगा, यानी कि पावर आईसी को पता चलेगा
कि आपका चार्जर लग चुका है और आपका चार्जिंग जो है वो डिस्प्ले पे दिखाना है, यानी कि उसको सेकेंडरी सप्लाई को ऑन करना है। सेकेंडरी सप्लाई कब ऑन करेगा? दो कंडीशन में, या तो आप पावर स्विच को प्रेस करते हो फ़ोन के अंदर तब सेकेंडरी सप्लाई जनरेट होती है, या आपका ये वाला जो पीजी वाला सिग्नल है यानी कि पावर गुड सिग्नल जो है वो जब पावर आईसी को मिलता है तो पावर आईसी अपनी सेकेंडरी सप्लाई जनरेट करती है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले दिखती है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले पर चार्जिंग का लोगो दिखता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सेकेंडरी सप्लाई बनाना ज़रूरी है, जो कि यहाँ से पीजी का कंट्रोल दिया जाएगा। अब इस कंट्रोल को चेक कैसे करना है उसको हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, ये एक तरह का कंट्रोलिंग सिग्नल है और कंट्रोलिंग सिग्नल को चेक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे ये सिग्नल जो है वो एक नेगेटिव सिग्नल है, यानी कि अगर आप इस रजिस्टर पे जो आईसी की साइड है उस पर या आप आईसी की पिन पे बाहर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको 300 से 400 ओम्स तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 500 ओम्स का एक वैल्यू शो करेगा। और जब आप चार्जर लगाओगे तो वो ग्राउंड के साथ बजर देने लगेगा या 50-60 ओम्स की वैल्यू आपको शो करेगा। कभी बजर बजता भी है, कभी नहीं भी बजेगा, लेकिन आपकी वैल्यू जो है वो 400-500 ओम्स से लेके डाउन हो जाएगी, यानी कि ये वैल्यू आपकी 50-60 ओम्स के तकरीबन चली जाएगी। और ये नेगेटिव सिग्नल जब पावर आईसी को मिलेगा तो पावर आईसी समझेगी कि इसमें चार्जर लग चुका है और मुझे सेकेंडरी सप्लाई बनाना है। अब इसको चेकिंग कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अगर आपको इसको इस तरह से भी चेक करना हो तो आप कर सकते हो कि इस फ़ोन के अंदर आपको बैटरी लगाना है और बैटरी लगाने के बाद आपको फ़ोन को ऑन नहीं करना है, सिर्फ ये रजिस्टर के एक सिरे को आपको ग्राउंड के साथ टच कराना है ट्वीज़र से, यानी कि ट्वीज़र का एक सिरा ग्राउंड पे रखिए और दूसरा सिरा जो है इस रजिस्टर पे रखिए। तो आपको डिस्प्ले पे कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे चार्जिंग का लोगो शो करेगा। क्यों लोगो शो करेगा? क्योंकि बैटरी तो अंदर ऑलरेडी लगी हुई है। पावर आईसी को जब ये नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो पावर आईसी ऐसा समझती है कि चार्जर लग चुका है, तो वो गलत फहमी में अपना डिस्प्ले ऑन कर देगी और डिस्प्ले ऑन करके देखेगी, लेकिन यहाँ पे उसको कोई 5 वोल्टेज जो है वो चार्जिंग आईसी में से नहीं आया होगा, तो वापस से लोगो चला जाएगा। लेकिन कुछ सेकंड के लिए, मतलब एकदम नॉर्मल माइक्रो सेकंड के लिए वो लोगो आपको दिखा के वापस चला जाएगा। तो इसको इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एक नेगेटिव ट्रिगर है, तो नेगेटिव ट्रिगर को आप इस तरह से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गई पीजी की लाइन कि जो किस तरह से काम करती है वो मैंने आपको समझा दिया। अभी इसके आगे की लाइन कौन सी है उसको हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो ट्रिगर है वो कब काम करेगा कि जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ कंडीशन में है और आप चार्जर लगाते हो तो आपका ये ट्रिगर है वो काम करेगा। और अगर ये ट्रिगर में प्रॉब्लम आएगी, यानी कि ये ट्रिगर यहाँ से नहीं निकलेगा, ये रजिस्टर की वैल्यू में चेंज हो जाएगा या रजिस्टर ख़राब हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में ये नेगेटिव ट्रिगर जो है PMI 8937 को नहीं मिलेगा और आप बंद कंडीशन में मोबाइल में चार्जर लगाओगे तो नहीं चलेगा, ऑन कंडीशन में चार्जर लगाओगे तो चलेगा, लेकिन ऑफ कंडीशन के अंदर यानी कि स्विच ऑफ जब मोबाइल होता है जब उसमें आप चार्जर लगाओगे तब वो चार्जिंग वर्क करेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम इस लाइन से आपको देखने को मिल सकता है। अब ऑन कंडीशन के लिए क्या है, तो ऑन कंडीशन के लिए यहाँ पे INT सिग्नल दिया गया है, ये वाला यहाँ पे ये INT सिग्नल आप देखोगे तो दुनिया भर के आपको दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। कल परसों ही हमने बात करी थी इसके बारे में कि GPI और INT सिग्नल जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सिग्नल जो है ये डायरेक्ट जाता है CPU को। यहाँ पे लिखा हुआ है BQ25601 INT, तो ये INT सिग्नल जो है वो CPU को मिलता है। वो कैसे मिलता है उसको भी मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पे ये वाली जो INT की लाइन निकल रही है और ये लाइन में देखोगे तो यहाँ से ये ऊपर से एक रजिस्टर आ रहा है और इस रजिस्टर पे यहाँ पे एक पुल अप सर्किट बनाई गई है, यानी कि VREG L5 से 1.8 वोल्टेज का एक सप्लाई जो है वो इस लाइन पे दिया गया है। और इस लाइन पे मतलब पहले जो यहाँ पे लॉजिक लो था अब ये बन गया है लॉजिक हाई, यानी कि जब लॉजिक हाई मिलता है तो यहाँ पे ये INT सिग्नल जो है वो काम करता है। वो कैसे करता है मैं समझा देता हूँ। पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये वाली लाइन जो है जा कहाँ रही है। तो यहाँ पे ये BQ25601 INT और इसको हम करें नेक्स्ट, तो ये कहाँ जाता है देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये सारे GPIO सिग्नल है। तो ये GPIO INT है जो यहाँ पे मिला है, जो कि इस IC होगी ये हमारी CPU MSM 8937। तो ये MSM 8937 के अंदर ये सिग्नल, यानी कि जब आप चार्जर लगाओगे ऑन कंडीशन के अंदर, जब आपका फ़ोन ऑन होगा तब आपका सेकेंडरी सप्लाई तो ऑलरेडी चालू ही है, तो पावर आईसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सीधा CPU को बता दो। तो जब आपका चार्जर आप जब इसमें लगाओगे तो ये लॉजिक हाई में से लॉजिक लो होगा और लॉजिक लो होगा तो CPU इसका ट्रिगर ऐसा लेगा
कि आपका इंटरप्ट हुआ है, यानी कि चार्जिंग जो है आपका वो एंटर हुआ है और वो चार्जिंग कराना ऑन कर देगी। अगर इस लाइन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका फ़ोन जो है वो ऑफ कंडीशन में चार्ज होगा, लेकिन ऑन कंडीशन में चार्ज नहीं होगा। तो ये INT ट्रिगर वहाँ पे वर्क करता है दोस्तों। तो इसको मैंने बना लेना है यहाँ पे हम ले लेते हैं। 7 नंबर की पिन से एक INT सिग्नल निकला है, जो कि उसके ऊपर एक पुल अप सर्किट बनाई गई है, एक रजिस्टर रखा गया है जो कि 10 किलो ओम्स का है, और ये सप्लाई दी गई है CPU को। तो CPU जो है वो लॉजिक हाई लेगा, तब ये नॉर्मल कंडीशन होगी, लेकिन जब चार्जर लगेगा तो ये लॉजिक लो हो जाएगा, और इस तरह से CPU जो है इसका ट्रिगर ले लेगा कि चार्जर आपका लग चुका है। अब इसके आगे की पिन हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके आगे कौन कौन सी पिन है उसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक यहाँ पे पिन जो है वो है CE का मतलब होता है चार्जिंग इनेबल। तो ये चार्जिंग इनेबल का जो कंट्रोल है यहाँ पे गया हुआ है। इसके अंदर भी एक 10 किलो ओम्स का रजिस्टर ग्राउंड किया गया है, यानी कि यहाँ पे लॉजिक हाई से लॉजिक लो बनाया गया है। और ये वाली जो लाइन है वो गई है BQ25601 CE का मतलब है चार्जिंग इनेबल। तो यहाँ पे गया है, ये सिग्नल जो है वो CPU के अंदर आएगा। तो ये कैसे काम करेगा उसको मैं तो देखिए, यहाँ पे जनरल कंडीशन के अंदर लॉजिक हाई होगा, लेकिन जब आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो CPU इसका ट्रिगर लेके इसको लॉजिक लो करा देगा। सॉरी, लॉजिक लो तो ये ऑलरेडी है, इसको लॉजिक हाई करा देगा, और ये चार्जिंग का पूरा फंक्शन है वो बंद करा देगा। वो कैसे कराएगा उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डाटा क्लॉक की लाइन जो होती है उससे इसको बंद चालू करवाया जाता है। यहाँ पे है ये SDA और SCL, ये जो वाली लाइन है इससे इसको CPU जो है वो इसकी रीडिंग लेता रहता है हमेशा। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो ये चार्जिंग इनेबल जो है ये परमानेंटली, वैसे तो इसको लॉजिक लो करा कर इनेबल कर दिया है, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसको लॉजिक हाई करा के वो चार्जिंग को डिसेबल करा देगा। अभी ये कंडीशन है चार्जिंग इनेबल की, लेकिन अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा इस IC के अंदर तो उसकी एरर लेगा CPU और इसको चार्जिंग को डिसेबल करा देगा। तो वो यहाँ से इस IC का फंक्शनिंग जो है उसको रुकवा देगा, चार्जिंग इनेबल से वो चार्जिंग डिसेबल करा देगा। इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका, जो कि 9 नंबर की पिन से CE लिखा हुआ है चार्जिंग इनेबल, उसमें एक लगा हुआ है रजिस्टर जिसको ग्राउंड किया गया है, और वो लाइन दी गई है CPU के अंदर, जो कि GPIO 09 जो एक सप्लाई जो है कंट्रोल है वो यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हमने समझ ली। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर आगे हमें कौन कौन सी सर्किट देखनी है। तो दोस्तों इसके बाद जो लाइन है वो SCL और SDA, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा, जो कि एक I2C कम्युनिकेशन है, जिसकी मदद से CPU जो है इस IC की इंफॉर्मेशन को पढ़ता रहता है। तो ये सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक जो कि 5 नंबर और 6 नंबर से लाइन निकल रही है और ये CPU के अंदर जाती है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर से SCL निकला है जो कि CPU के अंदर गया है, और SDA भी CPU के अंदर गया है। तो इतनी जो लाइनें है इसके अंदर लगी है, उसके अंदर हमेशा एक पुल अप सर्किट लगी रहती है, यानी कि 2.2K का 2 रजिस्टर लगाकर इस लाइन पे दिया जाता है, जो कि यहाँ पे यूज़ में लिया गया है। अब बाकी की जो लाइनें हैं वो यहाँ पे क्या काम करती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो हमने कौन कौन सी देख ली, PMID देख लिया, REGN देख लिया, बूटस्ट्रैप कैपेसिटर देख लिया, INT देख लिया। अब ये लाइन बाकी है स्टेटस वाली। तो स्टेटस के अंदर यहाँ पे कोई लाइन ली गई नहीं है, यानी कि इसको यहाँ पे यूज़ में नहीं लिया गया है, शायद मैं देख लेता हूँ। हाँ, स्टेटस के लिए लाइट यहाँ पे बनाई गई है। मैंने हालांकि इसको डायग्राम में नहीं बनाया है, क्योंकि ये मैं BQ सीरीज़ का जो इससे पहले का डायग्राम है उसमें ये स्टेटस का जो लाइन है वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। डिस्प्ले के ऊपर आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, जो लाइट जनरल कंडीशन के अंदर ब्लिंक होती है। जब आप चार्जर लगाओगे तो थोड़ी देर ब्लिंक होके फिर वो लाइट जो है वो स्टेबल हो जाती है। इसका मतलब कि आपका चार्जिंग जो है वो इनेबल हो गया है। तो वो स्टेटस के लिए एक लाइट लगाई जाती है, और उस लाइट पे VPH सप्लाई दी जाती है रजिस्टर और कैपेसिटर के थ्रू, जो कि यहाँ पे VPH सप्लाई जो है वो यहाँ पे दी गई है। और इस तरह से इसकी लाइट जो है LED होती है, उसको जलाया जाता है। ये पूरा सेक्शन जो है वो मैं ऑलरेडी BQ की जो इसके पहले की जो IC है उसके अंदर मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको मेंशन नहीं किया है, क्योंकि वही चीज़ आपकी रिपीट हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे ये सब लाइन हमने देख ली, ये लाइन भी देख ली। एक ये लाइन बाकी है Q ऑन, यहाँ पे इस लाइन का यूज़ नहीं किया गया है, यानी कि डिसेबल रखा गया है। लेकिन इस लाइन का उपयोग
कोई कोई फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्यू ऑन का मतलब क्या होता है? तो क्यू ऑन का मतलब होता है यहाँ पे मॉसफेट ऑन, क्यू का मतलब होता है मॉसफेट। तो ये कौन सा मॉसफेट ऑन करने की बात है? तो जनरली मैंने जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे सिस्टम वोल्टेज और बैटरी के बीच में एक डीसी टू डीसी मॉसफेट जो है वो लगाया जाता है। दोस्तों इस बात को बराबर याद करना, क्योंकि ये हमें आगे भी काम लगेगा। तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, मैंने जैसे आपको बताया था, जो कि डीसी टू डीसी मॉसफेट होता है। इस डीसी टू डीसी मॉसफेट का काम क्या होता है कि जब हमारी बैटरी पे फ़ोन चल रहा होता है तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ बहती है, तो मैंने आपको पूरा समझाया था। और जब चार्जर लगा हो तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ जाती है, यानी कि दोनों तरफ से ये मॉसफेट जो है वो काम करता है। जब चार्जर हो तब ये वीपीएच बनाता है, जब हम बैटरी लगाए तब ये वीपीएच बनाता है। अब ये क्यू ऑन का काम क्या है, यानी कि ये मॉसफेट ऑन ऑफ कराने के लिए है। तो ये मॉसफेट को ऑन ऑफ कराने की ज़रूरत क्या है, मैं समझा देता हूँ आपको। कि जनरली जो हमारे पास पहले के फ़ोन जो थे उसके अंदर एक रिमूवेबल बैटरी होती थी, यानी कि जब भी हमारा फ़ोन अगर हैंग हो जाए तो हम क्या करते थे कि उसकी बैटरी निकाल के वापस लगा के फ़ोन को ऑन करो, बात खत्म हो गई। लेकिन जब यूज़र इनबिल्ट बैटरी वाला फ़ोन यूज़ करता है और अगर फ़ोन हैंग हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम कोई ना कोई स्विच दबाते हैं, यानी कि किसी में पावर की हम कांस्टेंट प्रेस करके रखते हैं, किसी के अंदर वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन दबा के रखते हैं, या कोई में किसी के अंदर हम तीनों स्विच साथ में दबाते हैं, तो हमारा फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यू ऑन की जो स्विच है इसकी सप्लाई जो है ये आपका पावर ऑन की के साथ जुड़ी होती है। और जब आप पावर ऑन की को दबाते हो तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है इस आईसी के अंदर। जब मैं आपको डेटा शीट इसकी दिखाऊंगा तब मैं इसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है जो कि पुल अप मॉसफेट होता है। और ये पुल अप मॉसफेट के अंदर जब हम इस स्विच को, यानी कि ये स्विच का ये लाइन जो है क्यू ऑन की, ये पावर की पे जाती है। तो पावर की को हम कांस्टेंट 30 सेकंड तक दबा के रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये मॉसफेट की जो सप्लाई है वो कुछ देर के लिए कट जाती है, यानी कि बैटरी का जो सप्लाई, हमें इसमें चार्जर लगा के नहीं रखना है, क्योंकि चार्जर हम लगाएंगे तो फ़ोन स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन विदाउट चार्जर तो यहाँ पे इसकी सप्लाई जो है यहाँ से बह के यहाँ जाती होती है वीपीएच पे। लेकिन जब ये क्यू ऑन को हम दबा के रखते हैं, यानी कि ये स्विच को, जब पावर स्विच को हम दबा के रखते हैं तो कुछ टाइम के लिए इस मॉसफेट को ये ऑफ कर देता है, और जिसकी वजह से उसको शॉर्ट कर देता है कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए। तो ये सप्लाई जो है वो रुक जाती है, यानी कि आपका फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है। और स्विच तो आपने वैसे भी दबा के रखी होती तो वो वापस से चालू हो जाता है। तो यानी कि फ़ोन जो है हमारा वो रिस्टार्ट होता है। तो ये कंडीशन बनती है इस पिन की वजह से। हालांकि इस आईसी के अंदर यहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया गया है, उसको खाली छोड़ा हुआ है। लेकिन बाकी कई सेट के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इसको रिस्टार्ट करने के लिए यहाँ से क्यू ऑन से एक सप्लाई जो है वो ली जाती है। तो दोस्तों ये आईसी के अंदर जितने भी पिने हैं वो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। बाकी की पिने जो है वो यहाँ पे ग्राउंड है, तो इसको हम ग्राउंड बना लेते हैं। बाकी की पिनों की सप्लाई जो है वो ऑलरेडी, ये स्टेटस वाली लाइन जो है वो कोई काम की नहीं है। क्यू ऑन जो है वो यहाँ पे एनसी छोड़ा है, बाकी की भी जो लाइनें हैं वो यहाँ पे एनसी है। एक 17 और 18 नंबर की पिन जो है उसके अंदर यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है, तो ये ग्राउंड भी मिलना कंपलसरी है, अदरवाइज बाकी कोई लाइनों का यहाँ पे बसता नहीं है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे वी बस इन हुआ, स्विचिंग सप्लाई बनी, सिस्टम वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज ये हम देख चुके, टीएस देख चुके, ये ग्राउंड देख चुके हम, और एनसी और बाकी की इधर की भी सब लाइनें हम देख चुके हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी डाटा शीट। तो इसकी डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो आईसी है वो PQ25601 उसका PDF जो है, यानी कि डाटा शीट जो है वो मैंने ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे हर पिन का आपको फंक्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, और इसके मुताबिक भी आप देख सकते हो। ये जनरली इस आईसी की सारी पिन डिटेल है कि कौन सी पिन पे कौन सी सप्लाई जो है वो यहाँ पे दी गई है। ये सारी जो चीज़ें हैं इसके अंदर बताई गई है। लेकिन जो मैं आपको मेन बताना चाहता हूँ वो क्या बताना चाहता हूँ वो देख लेते हैं। जो मेन हमें देखना है इसका फंक्शनल डायग्राम देखना है। तो इसका फंक्शनल डायग्राम हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली ये आईसी जो है वो कैसे वर्क करती है। तो ये आ गया इसका फंक्शनल डायग्राम। देखिए यहाँ से ये वी बस जो है वो एंटर हुआ है, और यहाँ पे ये PMID निकला है। देखिए यहाँ से जो वी बस आपका निकलेगा वही वाला PMID के अंदर जा रहा है, जो मैंने आपको बताया था। वैसे वहाँ पे बाहर एक कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो 5 वोल्टेज का सप्लाई आपका निकला है वही 5 वोल्टेज का सप्लाई जो है आपका वो यहाँ पे बन जाएगा। अब उसी के अंदर से एक सप्लाई यहाँ पे ली गई है, और जो यहाँ पे 2 मॉसफेट के ऊपर दी गई है। देखिए यहाँ पे ये HESC लिखा हुआ है, और ये L यानी कि ये लोअर और अपर, ये 2 मॉसफेट जो यहाँ पे है। और ये कन्वर्टर कंट्रोल है जो मैंने आपको बताया था। थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे।
देखिए ये वाली जो है यहाँ पे ये हमारा वी बस यहाँ से एंटर हुआ और वी बस गया यहाँ पे दो मॉसफेट के अंदर, और ये मॉसफेट जुड़ा हुआ है किससे, कन्वर्टर कंट्रोलर से, जो मैंने आपको दिखाया था। ये PWM सिग्नल यहाँ से बनाएगा और ये सप्लाई जो बनाएगा ये दोनों के बीच में से निकलेगी, जो कि एक स्विचिंग सप्लाई होगी। और ये स्विचिंग सप्लाई के ऊपर एक लगा हुआ है बूटस्ट्रैप कैपेसिटर, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और ये बूटस्ट्रैप कैपेसिटर के बाद ये लाइन जा रही है एक डायोड के अंदर, जो कि यहाँ रिवर्स बायस में लगा है, जो कि आपकी स्विचिंग सप्लाई के अंदर जो नेगेटिव पल्स बनेगा उसको वो आगे नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे REGN में सीधा सप्लाई आपका, देखिए वही वाली सप्लाई जो है आपकी REGN वाली सप्लाई है, जो कि आपकी डायरेक्ट सप्लाई बनी है, उसी सप्लाई में से ये सप्लाई ली गई है। और इसके अलावा मैंने आपको जो और चीज़ दिखाई वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये Q1 वाला लाइन, ये Q1 वाली लाइन जो है इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक मॉसफेट जो है उसको पुल अप किया गया है। देखिए मैंने जैसे बताया था वैसे ही है। और ये कहाँ जा रहा है, तो इसकी लाइन जो है वो जा रही है यहाँ पे Q4 गेट कंट्रोल है, और यहाँ पे एक बैक फैट लगा हुआ है। बैक फैट का मतलब होता है हमारा जिसको हम DC to DC कन्वर्टर, जिसको DC to DC मॉसफेट जिसको हम बोलते हैं। और उसकी लाइन कहाँ जुड़ी होती है, देखिए एक लाइन उसकी बैटरी के साथ जुड़ी हुई है, दूसरी लाइन उसकी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोनों लाइनों के बीच में ये मॉसफेट लगाया जाता है, और उसमें से एक लाइन देकर यहाँ पे दिया जाता है। जब पावर स्विच को हम प्रेस करके रखते हैं तो ये जो मॉसफेट है उसको वो ग्राउंड करा देता है, उसके वोल्टेज को ग्राउंड करा देता है, और आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप नेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, तो ये आप देख लेना। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने जैसी है। जितना भी आप डाटा शीट को समझोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा आपको डीप लेवल का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और अगर आपको लाइनों के बारे में थोड़ा बहुत पता है और फिर बाद में आप ये देखते हो तो ये आपको काफ़ी समझ में आएगा, और इसमें बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जो आपको आगे चल के काम आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो जो है मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।